Assalamu alaikum to all of you. Welcome to another lecture on operations research. In today's lecture, we are going to discuss about the working procedure or working principle of simplex method. We are going to start with an example. For example, we have a linear programming problem of maximization type where z is equal to 4x1 minus x2 plus 2x3 and subject to constraints, that is 2x1 plus x2 plus 2x3 less than or equal to 6, x1 minus 4x2 plus 2x3 less than or equal to 0, 5x1 minus 2x2 minus 2x3 less than or equal to 4, and obviously there are non-negativity restrictions that are x1, x2, x3 are greater than or equal to 0. In the first instance, we have to transform the linear programming problem in the standard form. Means we are going to change the inequalities in equations by adding slack variables. Like here, this x4 is a slack variable, x5 is another slack variable, x6 another slack variable. This is added because we are interested to transform to its standard form. So this is basically is known as the standard form of linear programming problem, in which all the inequalities are of the equation types. Obviously x5, x5, x4 and x6 are slack variables. They are added because we have all the constraints are of less than type. So set of equations including the objective function transformed to canonical form. This is what we call the canonical form. We just have transformed, we have shifted the left and right hand side of the z to the left hand side, that is minus 4x1 plus 4x2 minus 2x3 plus 0. Obviously the coefficients of x4 and x5 and x6 are in 0 because we have added them as a slack variable, and in z or an objective function z, the 0 coefficient. Similarly, all that other constraints 2x1 plus x2 plus 2x3 plus the coefficient of x4 is 1 and x5 and x6 are 0 in फर्स्ट कंस्ट्रेंट. इसी तरह से सेकंड कंस्ट्रेंट में अगर आप देखेंगे तो x5 का कोफिशिएंट 1 है, बाकी 0 है, और थर्ड कंस्ट्रेंट में x6 का कोफिशिएंट 1 है, बाकी 0 है. तो ये जो हमारा फॉर्मेट है, ये जो हमारा सेटअप है, बेसिकली दिस इज व्हाट वी कॉल द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो आपने कैनोनिकल फॉर्म, आपने जनरल फॉर्म में से किसी भी, अगर आप लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग को ट्रांसफॉर्म करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप सिंपली इस तरह से उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप सिंप्लेक्स एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहला काम जो होगा हमारा, द फर्स्ट प्रिंसिपल और फर्स्ट प्रोसीजर दैट वी हैव इज टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम जनरल फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म. वंस जब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक प्रॉब्लम को चेंज कर लिया, तो उसके बाद जो सेकंड हमारा होता है, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन, यानी कि इसे हम इनिशियल सॉल्यूशन भी कहते हैं. वो सिर्फ बेसिक होता है, फीजेबल होता है, लेकिन वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होता. तो बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सिस्टम में हमारे पास जो भी नॉन बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, या जिसे हम बेसिस कहते हैं, जो बेसिस होते हैं हमारे, सॉरी नॉट बेसिस पर नॉन बेसिक वेरिएबल्स, बेसिस होते हैं आपके बेसिक वेरिएबल्स, तो जो नॉन बेसिक वेरिएबल होते हैं उनको हम लोग इक्वल टू 0 रखते हैं. या इन सिंपल वर्ड्स, इफ वी हैव, जो हमारे पास शुरू में वेरिएबल्स थे जी में x1 x2 x3, जो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स से, हम लोग इन सबको 0 पुट करेंगे. जब हम इन सबको 0 पुट करेंगे तो x1 यहाँ पे 0 पुट करें, x2 0 पुट करें, x3 0 पुट करें, तो ऑब्वियसली z इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0. और जब आप इसमें x1 x2 x3 0 पुट करेंगे तो x4 आपको मिल जाएगा 6. इसमें सब 0 पुट करेंगे तो x5 इज इक्वल टू 0, और इसमें x6 इज इक्वल टू 4. तो ये हमारा इनिशियल बेसिक फीजेबल सोल्यूशन कहलाता है. हमेशा याद रख लें कि सिंप्लेक्स मेथड जो है, जो सिंप्लेक्स एल्गोरिथम जो है, वो हमेशा जो है कॉर्नर पॉइंट से स्टार्ट करता है, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट मूव करता है. ऐसा कभी भी नहीं होता कि जो सिंप्लेक्स एल्गोरिथम में आपके पास जो सोल्यूशन है एकदम से जंप कर जाए टू द ऑप्टिमल सोल्यूशन. इस तरह से नहीं होता, हमेशा ये कॉर्नर पॉइंट्स पे मूव करता है. ये चीज़ हम लास्ट लेक्चर में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से सिंप्लेक्स एल्गोरिथम जो है वो वर्कआउट कर रहा होता है. तो यहाँ पे हम लोगों ने एक इनिशियल बेसिक फीजेबल सोल्यूशन फाइंड कर लिया है, और यहाँ पे हमारे पास x4, x5 और x6 जो है वो बेसिक वेरिएबल्स हैं.
तो ये हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स थे जो हमने सिस्टम में एज अ स्लैक वेरिएबल ऐड किए थे, वो एज कंसिडर हुए एज अ बेसिक वेरिएबल। और जो x1 x2 x3 थे जिनको हमने एज इक्वल टू 0 पुट किया था, वो हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल्स। आई होप कि आप लोगों को ये स्लाइड जो है वो आसानी से और बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो उसी स्टैंडर्ड फॉर्म को जो ये वाला हम लोगों ने टेबल बनाया है, इसी को हम लोग फर्दर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह से सिंबलाइज करके लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप z लिख लें। ये जो लाइन है यानी कि ये जनरल नोटेशन है, ये लाइन आपकी जो पूरी लाइन है ये बेसिकली आपका z की लाइन है, जहाँ जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो लाइन है। कुछ बुक्स या कुछ अगर आप शायद इंटरनेट पे वीडियोस देखें या स्लाइड्स को देखें या कुछ बुक्स को देखें, तो कुछ बुक्स जी की लाइन सबसे लास्ट में नीचे भी लिखते हैं, यानी कि लास्ट में आपके जो है वो बॉटम में भी लिख देते हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट, इट्स जस्ट एन प्रोसीजर। अगर आपको वो बेहतर लगता है तो आप वैसे भी इसको कर सकते हैं, लेकिन जिस मेथड से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत आसान और सिंपल बिल्कुल मेथड है, या बिल्कुल सिंपल टेक्निक है कि सिंपलेक्स एल्गोरिथम को हम लोग यूज कर लें बाय यूजिंग दिस केस। उसके बाद आपने जो हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स हैं, फर्स्ट कंस्ट्रेंट में हमने x4 ऐड किया था वो यहाँ पे रखेंगे, सेकंड कंस्ट्रेंट, थर्ड कंस्ट्रेंट, सारे कंस्ट्रेंट को एज इट इज सेट करेंगे। और अब ये जो हमारा लेफ्ट मोस्ट कॉलम है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारे बेसिस या बेसिक वेरिएबल्स होते हैं। यानी कि आपके पास जब सिंप्लेक्स टेबल आपको मिला हुआ होता है तो उसमें जो लेफ्ट कॉलम आपका होता है, यानी कि ये वाले जो वेरिएबल्स हैं, ये हमेशा याद रख लें कि ये वाले जो वेरिएबल्स हैं ये आपके बेसिक वेरिएबल्स हैं। और इसके अलावा यानी कि जो वेरिएबल यहाँ पे मौजूद है उसके अलावा इस रो में जो भी वेरिएबल्स बचते हैं वो सारे नॉन बेसिक होते हैं। फॉर एग्जांपल x4 x5 x6 बेसिक हैं, तो x1 c1 c2 और c3 या x1 x2 x3 जो है वो आपके क्या होंगे, अब नॉन बेसिक वेरिएबल होंगे। The leftmost column is known as basis या basic variable, दोनों सेम है। The coefficients in the first row C1 to C6 are known as cost coefficient. Obviously, for example, इस प्रॉब्लम के हिसाब से हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कॉस्ट कोफिशिएंट कहते हैं। यानी कि ये कुछ भी हो सकते हैं, ये समझ लें कि ये कॉस्ट है आपकी या प्रॉफिट है, तो वो भी कॉस्ट होता है, आपका अमाउंट होता है, तो हम उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं। अदर सब्सक्रिप्ट नोटेशंस आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये सारे आपको पता है। ये 4-1 हमने, क्योंकि यहाँ पे x4 एज अ बेसिक वेरिएबल है तो हमने यहाँ से 4-1 से स्टार्ट किया है। x5 वेरिएबल है तो हमने x5 से स्टार्ट किया है। x6 है तो यहाँ पे x6 से स्टार्ट किया है। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। ये चीज़ें हम लोग जो है सेकंड चैप्टर में भी बहुत डिटेल के साथ हम लोगों ने फॉर्मेट डिस्कस किया था, जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे। तो ये 3 वेरिएबल्स थे और ये नॉन जीरो एलिमेंट्स आपको यहाँ पे मिल रहे थे, वहाँ पे जो मैंने आपको कहा था कि ये आपके वेरिएबल्स बचते हैं जब हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग करते हैं। और ये जो है आपके नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट जो राइट हैंड साइड आपकी होती है वो है। आई होप कि ये स्लाइड भी आपको समझ में आ गई होगी। दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ एल्गोरिदम, यानी कि ये यहाँ तक आपने एल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। आपने इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन फाइंड कर लिया, यानी कि ये वाला जो था हमारा इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन था, ये तो जनरल नोटेशन है, जनरली किस तरह से वर्कआउट कर रहा होता है। बेसिकली हम इस एग्जांपल पे वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये वाला जो है वो फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया है, इसको आपने इस फॉर्म में लिख लेना है। और उसके बाद जो है इज देयर एनी पॉसिबल ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट, क्या उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। यानी कि जो टेबल आपने बनाया है, फॉर एग्जांपल ये वाला टेबल जब आप बना लेंगे तो क्या इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट होगा, क्या ये एल्गोरिदम आगे वर्कआउट करेगा या यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर या which नॉन बेसिक वेरिएबल टू बी एंटर इनटू द सॉल्यूशन, यानी कि सेकंड अगर उसमें इम्प्रूवमेंट है तो कौन सा नॉन बेसिक वेरिएबल सिस्टम में एंटर होगा, एंड which बेसिक वेरिएबल टू बी एग्जिटेड, और कौन सा बेसिक वेरिएबल जो था हमारा अब वो लीव कर जाएगा सिस्टम में से। तो नंबर 1 पे है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट, क्या यहाँ पे कुछ फर्दर इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है। पहला क्वेश्चन ये था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप सिंप्लेक्स एल्गोरिदम को अप्लाई करते हैं या देखते हैं तो सबसे पहले हमने देखना होता है कि क्या सिस्टम में इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि क्या उसमें सोल्यूशन होगा, या जो आपने इनिशियल टेबल बनाया है वही हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा फर्स्ट टेबलो है, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि हमने एक इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, तो कभी कभी हमारा सोल्यूशन वही हो जाता है। अब वो किस तरह से होगा कि अगर इफ एनी ऑफ द कॉस्ट कोफिशिएंट इज नेगेटिव फर्दर इंप्रूवमेंट इज पॉसिबल, यानी अगर आपके z के रो में
जितने भी आपके कोफिशिएंट्स हैं, जी वाली जो रो है उसमें अगर कोई भी कोफिशिएंट जो होगा यानी कि C1, C2, C3 इनमें से कोई भी कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो ये मेथड आगे वर्कआउट करेगा, यानी कि इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। अगर नेगेटिव नहीं है तो वही वहीं पे स्टॉप कर जाएगा। लेकिन डू रिमेंबर दैट दिस इज ओनली फॉर मैक्सिमाइजेशन। लेकिन अगर मिनिमाइजेशन की का प्रॉब्लम कर रहे हैं आप सिंप्लेक्स पे, तो आपने पॉजिटिव को देखना होता है, यानी कि यही कंडीशन उल्टी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें आप देखें कि अगर इसको हम चेक करेंगे फर्स्ट गो में, क्या यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट है, कोई नेगेटिव नंबर है जी में? तो नेगेटिव नंबर है दो, एक ये वाला नेगेटिव है और एक ये वाला नेगेटिव है। दो नेगेटिव हैं यहाँ पे जी में जो कोफिशिएंट्स हैं, जिसकी मैंने बात की, ये कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो जब सिंप्लेक्स एल्गोरिदम मैक्सिमाइजेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर यानी कि मोस्ट ग्रेटर नेगेटिव नंबर, तो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर यानी कि आप इस तरह से कह लें कि सबसे छोटा नंबर, तो यहाँ पे इन दोनों में छोटा कौन सा है? तो छोटा आपका क्या होगा? -4 होगा। या बड़ा नेगेटिव कौन सा होगा? -4 होगा। जितना बड़ा उतना ज्यादा छोटा। तो इसका मतलब है ये वाला जो नंबर है ये बहुत सबसे बड़ा है, तो ये आपका इंटरिंग वेरिएबल होगा। इंटरिंग वेरिएबल आपका अब क्या होगा? x1 आपका इंटरिंग वेरिएबल होगा। और इस कॉलम को अगर हम मार्क कर लें यहाँ पे, तो हम इसको इंटरिंग कॉलम कहते हैं। अब हमने इंटरिंग वेरिएबल फाइंड कर लिया, जो पहला पॉइंट था। Which नॉन बेसिक वेरिएबल टू बी इंटर्ड इनटू द बेसिक। अब हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि कौन सा वेरिएबल जो है वो इंटर होगा। जैसे अभी अभी हम लोगों ने देखा कि x1 का जो कोफिशिएंट था वो -4 था, वो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर था, तो वो इंटर होगा। अगर इंटर x1 होगा तो लीव क्या करेगा? लीविंग वेरिएबल कैसे फाइंड करेंगे? व्हिच बेसिक वेरिएबल टू बी एग्जिटेड, लीविंग वेरिएबल कैसे फाइंड करेंगे वो देख लेते हैं। Which non-basic variable to be entered? Entering variable is decided such that the unit change of this variable should have maximum effect on the objective function. ऐसा वेरिएबल इंटरिंग वेरिएबल होगा जिसका इफेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा सिस्टम पे होगा। शुरू में आप लोगों को एक एग्जांपल याद होगा, जब हम बुक का सेक्शन डिस्कस कर रहे थे सिंप्लेक्स का एल्गोरिथम, तो उसमें हमारे पास एक एग्जांपल था जिसमें हम लोगों ने लिया था 2x1 और 3x1 z इज इक्वल, तो हम ये डिसाइड किया था कि इन दोनों में से कौन सा रेशियो जो है वो सिस्टम को ज्यादा इंप्रूव करेगा। तो ऑब्वियसली 2 छोटा था, 3 कोफिशिएंट बड़ा था, तो हमने कहा था कि 3 जो है वो कोफिशिएंट ज्यादा बड़ा है, इसलिए जो x2 का कोफिशिएंट है वो बड़ा है, उसकी वैल्यू बड़ी है, तो इसका मतलब है सिस्टम में वो ज्यादा इंप्रूव करेगा। तो यहाँ पर भी वो सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे हम लोग आपके जहन में होगा कि नेगेटिव नंबर तो छोटा है, तो जो बड़ा नंबर है वो क्यों नहीं ले रहे? बेसिकली जब हम लोग जी की रो को लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो जो पॉजिटिव था एक्चुअली वो नेगेटिव हो गया है। वर्किंग प्रोसीजर वही है कि अगर आप उसको फिर जी को ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि जी इज इक्वल टू समथिंग, यानी कि राइट साइड पे ले जाएंगे सारे वेरिएबल्स जो है, तो वो अगेन पॉजिटिव हो जाएगा और सबसे बड़ा नंबर -4 ही होगा। तो ये लेफ्ट साइड पे चेंज किया है अकॉर्डिंग टू सिंप्लेक्स एल्गोरिथम, दैट्स व्हाई इन मैक्सिमाइजेशन केस वी आर चूजिंग द मोस्ट नेगेटिव नंबर। एंड सिमिलरली अगर यही केस मिनिमाइजेशन के लिए होता तो हम सबसे ग्रेटर नंबर या पॉजिटिव नंबर, सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर लेते, क्योंकि उसमें इंप्रूवमेंट ज्यादा होती। Thus the variable having the coefficient which is minimum among all the coefficients, सबसे छोटा कोफिशिएंट लेना है in the case of maximization to be entered। For example वो entering variable जो है वो as a xs हम उसको चूज करें to be enter if the cost coefficient cs is minimum। अगर उसका cs cost coefficient minimum है तो xs जो है वो एलिमेंट जो है वो entering variable होगा। जिस तरह से यहाँ पे देखें C41 जो है वो मिनिमम था, तो x1 एंटरिंग वेरिएबल होगा। अपने एग्जांपल पे चलते हैं। देखें C1 ये वाला वेरिएबल सबसे मिनिमम है, तो इसका जो जिसका ये कोफिशिएंट है जिस वेरिएबल का, वो वेरिएबल एंटरिंग होगा। जरूरी नहीं है कि हर दफा x1 एंटरिंग करे, कोई भी वेरिएबल एंटर कर सकता है, डिपेंड करता है उसके कोफिशिएंट पे। तो ये पहला था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा कि जो सेकंड पॉइंट था कि कौन सा वेरिएबल जो है वो सिस्टम से एग्जिट करेगा, या लीविंग वेरिएबल कौन सा होगा। लीविंग वेरिएबल किस तरह से फाइंड करेंगे, यानी कि ये कंडीशन हम लोग ऑप्टिमैलिटी और फीजिबिलिटी कंडीशन की बात कर रहे हैं, जो हम लास्ट लेक्चर में बुक में से सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं। ये वही चीजें इन स्लाइडों में थोड़ा सा लिखा हुआ चेंज है, लेकिन मैंने आपकी सिंप्लिसिटी के लिए, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बुक में से भी वो चीजें समझा दी कि आप ये पढ़ लें या वो पढ़ लें, दोनों में से सेम है। आफ्टर डिसाइडिंग इंटरिंग वेरिएबल, अब एक्स एस जो है वो एज अ फॉर एग्जांपल हमारा इंटरिंग वेरिएबल है, और एक्स आर फ्रॉम द सेट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स इज डिसाइडेड टू बी एग्जिटिंग वेरिएबल इफ। अब जो आपकी
ऑप्टिमैलिटी कंडीशन की बारी आ रही है कि आप ऑप्टिमैलिटी कैसे फाइंड करते हैं। आपने बुक में पढ़ा था कि जो हमने एंटरिंग कॉलम सेलेक्ट किया था उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो उनसे हम लोग जो हमारे नॉन वेरिएबल्स हैं यानी कि जो राइट साइड है बी वाले B1 B2 B3 उससे डिवाइड करेंगे। जो सबसे पॉजिटिव नंबर हमें मिलेगा, रेशियो जो पॉजिटिव रेशियो होगा उसको हम लोग एज अ लिविंग वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशियो। लेकिन नेगेटिव डिवीजन इज नॉट अलाउड एंड डिवीजन विथ जीरो इज नॉट अलाउड। नेगेटिव डिवीजन हम लोग सिंपलेक्स के एल्गोरिदम में काउंट नहीं करते। अगर नेगेटिव डिवीजन होगी तो उसको हम एज इट इज लीव कर देंगे, हम करेंगे ही नहीं। और अगर जीरो से डिवीजन है यानी कि इन्फिनाइट नंबर आ रहा है तो भी उसको स्टॉप कर देंगे, उसके हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे? बी आर को सी आर एस से डिवाइड करेंगे। अब ये सी आर एस क्या है? ये आपके कॉस्ट कोफिशिएंट है, किसके? जो आपने एंटरिंग वेरिएबल का कॉलम आपने डिसाइड किया है उसके जो कोफिशिएंट कॉस्ट कोफिशिएंट्स होंगे उससे आप डिवाइड करेंगे। और मिनिमम रेशियो जो है वो आपने चूज करना है, लेकिन वो क्या हो? पॉजिटिव हो। मिनिमम, नेगेटिव मिनिमम नहीं, पॉजिटिव मिनिमम। CRS is considered as a pivot element obtained in the next canonical clause। CRS जो ये वाला है ये बेसिकली क्या है? ये आपका पिवट एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है फॉर एग्जांपल इस जो पर्टिकुलर एग्जांपल हम कर रहे हैं इसमें हमारा एंटरिंग कॉलम, लेट सपोज ये वाला हमारा एंटरिंग कॉलम है। तो जो पिवट एलिमेंट कोफिशिएंट्स हैं वो ये हैं। पिवट, इट्स नॉट पिवट एलिमेंट, पिवट एलिमेंट और है, पिवट एलिमेंट कोफिशिएंट जो है वो ये है। यानी कि ये दो चीजें हैं यहाँ पे, पिवट एलिमेंट है ये। यानी कि C41 से हम B4 को डिवाइड करेंगे, C51 को हम B5 से डिवाइड करेंगे, C61 से हम B6 को डिवाइड करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब आ जाएं, देखते हैं ये किस तरह से होगा। तो फॉर एग्जांपल एंटरिंग वेरिएबल देखें, C1 इज मिनिमम, हमारे एग्जांपल में -4 मिनिमम था, डिस्कस कर चुके हैं, तो हमने उसको एज अ एंटरिंग वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया है। अब इंटरिंग वेरिएबल तो सिलेक्ट हो गया, अब लिविंग वेरिएबल कैसे सिलेक्ट करेंगे? आर में टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 4 5 एंड 6। अब आपके पास जो लिविंग वेरिएबल, जो बेसिक वेरिएबल में से लिविंग वेरिएबल निकलेगा, तो x4 है हमारे पास, x5 है, x6 है बेसिक वेरिएबल जो हमारा मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर है, उनमें से अब एक नंबर जो है वो बाहर जाएगा। अब किस तरह से फाइंड करेंगे? B4 को डिवाइड करेंगे C41 से, यानी कि 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 3, B5 को इससे तो 0 और B6 से इसको। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो हमारे पास आ रहा है वो कौन सा है? वो ये 0 वाला आ रहा है। तो बैक चलता हूँ, एग्जांपल पे देखते हैं। यानी हमने क्या किया है, हमने बेसिकली इस 2 से डिवाइड किया है इस 6 को, तो रिजल्ट आया 3। 1 से डिवाइड करेंगे 0 को तो रिजल्ट आएगा 0। 5 से डिवाइड करेंगे 4 को तो रिजल्ट आएगा 0 पॉइंट समथिंग, 0.8। तो सबसे छोटा जो नंबर होगा वो जो पॉजिटिव रेशियो मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, जिसे हम ऑप्टिमैलिटी कंडीशन भी शायद कहते हैं। तो अब आपने इसको एज अ मार्क कर लेना है। अब ये देखें, ये वाला जो है ये आपका क्या हो गया? ये आपका लीविंग वेरिएबल हो गया। ये, इसको आप लोग एंटरिंग कॉलम कहते हैं, इसको आप लीविंग रो कहते हैं। और एंटरिंग वेरिएबल किसको कहते हैं? ये आपका जो x1 है ये एंटरिंग वेरिएबल है। और यहाँ पर जो भी वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास x5 है, फॉर एग्जांपल ये देखें x5 लीविंग वेरिएबल, x1 एंटरिंग वेरिएबल। अब इसका मतलब ये है कि अब नेक्स्ट स्टेप में x5 की जगह x1 आ जाएगा। और ये पूरी रो जो है ये हमारी लीविंग रो हो गई, ये पूरी की पूरी रो जो है वो हमारी लीविंग रो। और ये वाला जो पूरा कॉलम है ये हमारा एंटरिंग कॉलम हुआ। अब लीविंग रो हमने किस तरह से फाइंड की है? वो इस एंटरिंग कॉलम के कोफिशिएंट्स जो हैं उनको डिवाइड किए है, B4 B5 B6 से, जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशियो की से हमने डिसाइड किया कि लिविंग रो जो है वो कौन सी होगी। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखें 0, B5 एंड C1 इज मिनिमम, R इज 5। इसका मतलब है जो हमारा जो लिविंग वेरिएबल है वो x5 होगा। thus x5 इज एग्जिटेड और C51 इज वन एज कंसिडर पिवट एलिमेंट। अच्छा, एक मजे की बात यह है कि जो पिवट एलिमेंट है वो क्या है? यानी कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन का एलिमेंट होता है, यानी कि एंटरिंग कॉलम और लीविंग रो का जो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इसे हम पिवट एलिमेंट कोफिशिएंट कहते हैं, या इसे हम लोग पिवट एलिमेंट भी कहते हैं। ये पिवट एलिमेंट है आपका। तो ये था आपका सिस्टम। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, आपने एंटरिंग वेरिएबल भी फाइंड कर लिया, लिविंग वेरिएबल भी फाइंड कर लिया, दोनों चीजें फाइंड कर ली। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जो हमारा सेक्शन होता है उसमें थोड़ा सा जो है वो चीजें चेंज हैं।
वो मैं आप लोगों को यहाँ से भी डिस्कस करके बताऊंगा इस स्लाइड में से। लेकिन ये चीज़ जो है, ये सेक्शन में चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा जो बुक है हम दे, ताकि वहाँ से हम लोग इसको डिस्कस कर लें, ताकि ये वहाँ पे ज़्यादा बेहतर लिखा हुआ है। अब ये था बेसिकली हमारा जो चीज़ें हमने बुक में से डिस्कस करनी थी। ऑप्टिमैलिटी कंडीशन यानी कि इंटरिंग वेरिएबल किस तरह से फाइंड करेंगे, और फीजिबिलिटी कंडीशन यानी कि लीविंग वेरिएबल आपने किस तरह से फाइंड करना। इंटरिंग वेरिएबल के मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन, जी के रोज में से जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, मोस्ट पॉजिटिव होगा मैक्सिमाइजेशन में, मोस्ट नेगेटिव होगा मिनिमाइजेशन में। और अगर दो रेशो सेम है, यानी कि दो नंबर्स हैं जो सेम है, फॉर एग्जाम्पल दो 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 नंबर आ जाते हैं आपके पास, नेगेटिव -4 और -4, दो कोफिशिएंट, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। जो टाइज हो रहे हैं वो आर्बिट्री ब्रेक कर लें। उसके बाद फीजिबिलिटी कंडीशन आपने चेक की, यानी कि इंटरिंग वेरिएबल भी फाइंड हो गया, लिविंग वेरिएबल भी फाइंड हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप पिवट रो जो है, आपने पिवट रो मैंने आपको बताया कि क्या होती है, जो जो हमारी लिविंग रो होती है। अब पिवट रो किसे कहते हैं, सॉरी इट्स नॉट लिविंग रो, लेकिन जो पिवट रो हमारी होती है वो क्या होती है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपने इंटरिंग वेरिएबल और लीविंग वेरिएबल दोनों फाइंड कर लिए हैं, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, रिप्लेस द लीविंग वेरिएबल इन द बेसिक कॉलम विथ इंटरिंग कॉलम। जो आपने लीविंग वेरिएबल डिसाइड किया है, यानी कि जो आपने इंटरिंग वेरिएबल आपने फाइंड किया है, उसको आपने जो टेबल है उसमें इन करा देना है, और जो लीविंग वेरिएबल डिसाइड किया है उसको हम लोगों ने सिस्टम में से निकाल देना होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें करना होता है न्यू पिवट रो, नई पिवट रो बनाएंगे। अब पिवट रो कौन सी, पिवट रो कौन सी है, जो बेसिकली हमारी लीविंग रो जो हम लोगों ने डिसाइड किया है वो हमारी पिवट रो है। अब पुराने वाली पिवट रो नहीं चलेगी, अब उसको चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज कैसे करेंगे, न्यू पिवट रो किस तरह से होगी, करंट पिवट रो जो ऑलरेडी आपके पास है उसको डिवाइड करेंगे पिवट एलिमेंट के साथ। यानी कि पिवट एलिमेंट आपका कौन सा, जिस तरह से हमने इस स्लाइडों में देखा अभी अभी कि फॉर एग्जाम्पल हमने हमारे इस एग्जाम्पल में जो ये वाली है हम लोगों ने पिवट रो डिसाइड की थी, ये वाली लिविंग रो। तो अब इसका मतलब है इस पूरी रो को C51 से डिवाइड करेंगे ताकि इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 हो जाए, और बाकी वेरिएबल्स के साथ हमें सरोकार नहीं, लेकिन हमने इसका कोफिशिएंट 1 बनाता है। ये सेम आपका गॉस जॉर्डन मेथड या गॉस एलिमिनेशन मेथड वही प्रोसीजर है। तो हम यहाँ पे उसमें भी कोफिशिएंट को 1 करते हैं, तो इसमें हम लोग वही कोफिशिएंट जो है वो 1 करेंगे। और इसके अलावा जो ऑल अदर रो हैं, जो भी रोज हैं, यानी कि नया टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग जी को चेंज करेंगे। न्यू जी किस तरह से, यानी कि जो जी की रो है वो भी चेंज होगी। अब न्यू रो किस तरह से होगी, करंट रो जो ऑलरेडी जी की रो है माइनस करेंगे, फार्मूला की माइनस है, इट्स पिवट कॉलम कोफिशिएंट। पिवट कॉलम कोफिशिएंट कौन से हैं, फॉर एग्जांपल अगर जी की रो ये है ऊपर वाली, तो इसका पिवट कॉलम कोफिशिएंट ये C1 है। और अगर आप x4 को कर रहे हैं तो इसका C4, x5 का C51, इसका x6 का पिवट कॉलम कोफिशिएंट ये है, पिवट एलिमेंट ये है, पिवट कॉलम कोफिशिएंट ये वाले हैं। तो ये ख्याल रखिएगा यूज करने में। इसी तरह से आप ये सारी रोज को चेंज करेंगे और नया एक टेबल आपके पास बन जाएगा। तो ये था आप लोगों का जो डिस्कस करना था हम लोगों ने बुक में से। लेकिन इस स्लाइडों में भी कुछ इसी तरह से ही लिखा हुआ है। अगर आप ये थ्योरी पढ़ेंगे तो ये आपको बिल्कुल जो है वो वाज़ेह चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। द पिवट रो इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय डिवाइडिंग विद द पिवट एलिमेंट, इन दिस केस द पिवट एलिमेंट विद 1। सबसे पहला जो हमारा है, जो यानी कि जो हमारी पिवट रो है, यानी कि जो लिविंग रो हम लोगों ने डिसाइड की है, सबसे पहले न्यू टेबल बनाने के लिए, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में मूव करने के लिए आपने पहले तो आपने इंटरिंग वेरिएबल फाइंड किया, अब लिविंग फाइंड कर लिया। अब थर्ड स्टेप में जब नया टेबल बनेगा, न्यू टेबल बनेगा, तो जो आपने लिविंग रो फाइंड की है या जिसे हम पिवट रो भी कहते हैं, उसको आप डिवाइड करेंगे किसके साथ, पिवट एलिमेंट इज 1। तो पिवट एलिमेंट के साथ उस पूरी रो को डिवाइड कर देंगे, जो भी आपका पिवट एलिमेंट होगा। पिवटल एलिमेंट आपका वो होता है जो आपके एंटरिंग कॉलम और लिविंग रो का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। यानी कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह से एक लिविंग रो है और इस तरह से फॉर एग्जांपल एक एंटरिंग कॉलम है, तो उसमें जो आपका ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है वो आपका इसे हम क्या कहते हैं, आपका पिवट एलिमेंट कहते हैं, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो उससे आपने डिवाइड कर दिया, यानी कि न्यू रो आपने लिख दी।
फॉर अदर रोज, जो बाकी रोज हैं, लेट द कोफिशिएंट ऑफ द एलिमेंट इन द पिवट कॉलम ऑफ द पर्टिकुलर रो इज एल, यानी कि जो मैंने आपको कहा कि C1 C2 C3 पिवट एलिमेंट कॉलम कोफिशिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल वो L है, लेट द पिवट एलिमेंट M, पिवटल एलिमेंट M, देन द पिवटल रो इज मल्टीप्लाइड बाय L बाय M। ये वही कर रहे हैं, देखें ओरिजिनल रो माइनस फार्मूला की, और उसके बाद हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं उस कॉलम कोफिशिएंट के साथ। तो ये वही प्रोसीजर है जो हम लोगों ने, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बुक दिखाऊं तो बुक में से हम लोग उसको डिवाइड करेंगे एंड देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे from that row be transformed. This operation ensures that the coefficients of the elements in the pivotal column of the row become 0, e.g. 0 1 is equal to 1 minus 4 is equal to m1। ये आपने m1 फाइंड कर लिया। अब m आपका क्या है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है let the pivotal element m, ये आपका pivotal element है। So pivotal row is multiplied by 1 by m, यानी कि -4 divided by 1 obtaining this row है। अब इसको हम लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका कोफिशिएंट जो है वो आपका 0 हो जाएगा, और -5x2 + 6x3 + 0, और ये सारा z न्यू z जो है वो आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। या तो आप ये वाला प्रोसीजर यूज कर लें, या फिर जो मैंने आपको बुक में से सिस्टम समझाया है वो इससे ज़्यादा आसान है। ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, लेकिन ये है एग्जैक्टली सेम ही है। तो ये था आपका पिवटल ऑपरेशन, आप यहाँ से कर लें, या आप बुक वाला जो फार्मूला है वो ज़्यादा बेहतर है वो कर लें। अब फॉर एग्जांपल अपने जब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आपकी जो z वाली जो रो होगी, यानी कि सबसे पहले आपने क्या किया है, आपने फार्मूला यूज़ किया है न्यू रो इज इक्वल टू ओल्ड z, पुराना z जो है वो रखा माइनस फार्मूला की, और इसके कोफिशिएंट्स के साथ आपने जो है वो मल्टीप्लाई किया। किसको मल्टीप्लाई करना है, आपकी जो पिवट रो थी उसके साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये वाला जो है आपको z की लाइन मिल जाएगी। इसी तरह से बाकी जितनी भी रोज हैं उन पे भी आप सेम प्रोसीजर करेंगे। सेम प्रोसीजर करने के बाद आपको सेकंड सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि जब आपने सारा टेबल नया ट्रांसफॉर्म कर दिया तो सेकंड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा x1 इज इक्वल टू 0, x4 इज इक्वल टू, यानी कि ये तो हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं ये वाले। अब इसके अलावा जो है जितने भी वेरिएबल्स आपके पास होंगे, यानी कि सिस्टम में जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स होंगे, x4 को छोड़ के, x1 को छोड़ के, x6 को छोड़ के, यहाँ पे आप देखेंगे कि डायरेक्टली आपके पास क्या मिलेगा, जो बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनको हम लोग एज अ 0 कंसिडर करेंगे, यानी कि x2 x3 x5 इज इक्वल टू 0, और x4 हमें क्या मिला 6 मिला, x1 हमें क्या मिला 0 मिला, x6 हमें 4 मिला। ये हमारा इनिशियल बेसिक सोल्यूशन ही है जो हम लोगों ने शुरू में फाइंड किया था। तो ये आपको x1 x2 x6 जिस तरह से हमने वहां पे इनिशियली सेल्फ 0 पुट किए थे, अब आप बाकी वेरिएबल्स को एज अ 0 कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये बेसिक वेरिएबल्स जो हैं इनकी वैल्यूज हमें मिलेंगी। तो x4 हमें 6 मिला, ये रहा, x1 0 मिला, x6 जो है वो 4 मिल गया। तो ये आपका सोल्यूशन एक हो गया। नोट द कॉस्ट कोफिशिएंट C2 इज नेगेटिव। अभी देखें ये वाला कोफिशिएंट स्टिल नेगेटिव है, प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन टाइप का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्किंग प्रोसीजर फिर दोबारा से वर्कआउट करेगा, एक दफा फिर आइट्रेशन चलानी पड़ेगी। अभी तो यहाँ पे स्टॉप नहीं करेंगे, तो फिर से आप सेम प्रोसीजर करेंगे, एंटरिंग वेरिएबल आप फाइंड करेंगे सेम मेथड के साथ, फिर लीविंग वेरिएबल फाइंड करेंगे, रेशोज के साथ स्मॉलेस्ट रेशो जो भी होगा वो चूज करेंगे और नया टेबल बना लेंगे। अब दोबारा से z पे परफॉर्म करेंगे, न्यू z इज इक्वल टू ओल्ड z माइनस कॉलम कोफिशिएंट, और मल्टीप्लाई करेंगे आप प्रीवियस जो आपकी लीविंग रो है उसके साथ। तो आप ये प्रोसीजर इसी तरह से आगे करते जाएंगे। अब भी देखें यहाँ पे एक नेगेटिव अभी भी है, तो इसका मतलब है एक आइट्रेशन और चलानी पड़ेगी। तो इसी तरह से आप सेम प्रोसीजर करेंगे, और यहाँ पर देखें इन सब के कोफिशिएंट जो है वो 0 हो गए, कोई भी नेगेटिव नंबर आपके पास z में अभी नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो आइट्रेशन है या ये वाला जो टेबल आपके सामने है ये अब ऑप्टिमल टेबल है, इससे ज़्यादा इसमें वर्किंग नहीं हो सकती, क्योंकि सारे के सारे कोफिशिएंट जो हैं वो पॉजिटिव हो गए हैं। तो हमारे पास x1 जो है वो 14/9 मिला, x2/8/9 मिला, और x3 जो है वो 1 मिला आपको, और ये आपका सिंप्लीफाई होगा z इज इक्वल टू 22/3।
तो ये सारे का सारा सिस्टम आपके पास यहाँ पे आ गया। फॉर एग्जांपल देखें, अगर ये वाला फॉर एग्जांपल आपको टेबल मिला हुआ है, इन सपोज कि आपको ये टेबल मिला है, तो इसमें आपसे बेसिक वेरिएबल्स आपके कौन से हैं, वो ये वाले हैं। इसके अलावा जितने भी वेरिएबल इस रो में है, यानी कि इन वेरिएबल्स को छोड़ के जो बाकी बचते हैं, यानी कि जिस तरह से x1 है ये वाला, x2 है ये वाला, और x4 जो है वो ये वाला, ये आपके सारे नॉन बेसिक, आई एम सॉरी, यस, ये आपके सारे नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं। और इसके अलावा अगर आपसे ये हम कहेंगे कौन सा वेरिएबल है जिसको हम लोग एज अ इंटरिंग वेरिएबल कंसीडर करें तो सिस्टम इंप्रूव होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो इसका कोफिशिएंट सबसे बड़ा है, तो माइनस में सबसे ज्यादा है, यानी कि मोस्ट नेगेटिव नंबर जो है वो -4 है। तो इसका मतलब है कि ये वो कोफिशिएंट है जिसको सिस्टम में इन करने से आपका क्या होगा, सिस्टम में चेंज आ जाएंगे, मतलब पास इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जीरो ये वाला वेरिएबल जो है फोर्सली सिस्टम में इन कर दूं, मैं कहूँगा नहीं जी मैं x1 को सिस्टम में एंटर कर रहा हूँ, तो क्या होगा, अगर आप ये वाला वेरिएबल यहाँ पे एज अ एंटरिंग वेरिएबल कंसीडर करेंगे तो सिस्टम में कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज सिस्टम रहेगा, इसको चेंज करने से सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है आपका एंटरिंग वेरिएबल और लीविंग वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, ये देखेंगे आपको सॉल्यूशंस मिल गए, x1 इज इक्वल टू 4/19, x2 इज इक्वल टू 8/9, x3 इज इक्वल टू 1। और मजे की बात यह है कि x4, x5 और x6 जो है वो हमें एज अ जीरो मिले हैं, जीरो हैं वो हमारे। तो यहाँ पर जो है हमारे, क्योंकि x4, x5, x6 जो है ये सबसे बेहतर सोल्यूशन है, क्योंकि हमने जो स्लैक वेरिएबल सेट किए थे उनके रिजल्ट्स हमें जीरो आ जाते हैं। कभी कभी हमारे पास सिस्टम में यहाँ पे स्लैक वेरिएबल रह जाता है, वो एज अ बेसिक वेरिएबल कंसीडर किए जाते हैं, फिर